वो युद्ध जिसमें भारत का खून बहा और भारत भूल गया, वो ऑपरेशन पवन जिसमें हमारे 1171 सैनिक शहीद हुए, उन्हें अभी तक शहादत का दर्जा नहीं मिला। ये शहादत कारगिल की शहादत से ज्यादा बड़ी थी, फिर भी 35 साल लग गए हमारे सैनिकों को शहादत का दर्जा पाने में। हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखते हैं इस सेशन में आपके लिए आज क्या खास है। सेशन में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक लिहाज से, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर आपकी जनरल नॉलेज हो। चलिए, कहानी शुरू होती है श्रीलंका से, क्योंकि ऑपरेशन पवन श्रीलंका में ही किया गया था। श्रीलंका दरअसल दो गुटों में बटा हुआ था शुरुआत से ही। एक थे सिंहाला स्पीकिंग, यानी भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक थे आपके सिंहाला स्पीकिंग और एक थे आपके तमिलियंस। ठीक है, तो जो सिंहाला के लोग थे वो सिंहाला लैंग्वेज बोला करते थे और जो तमिल के लोग थे वो तमिलियंस कहा जाता था। अब वर्चस्व श्रीलंका में किसका था? सिंहलाओं का वर्चस्व था, यानी कि दबदबा था, रुपए पैसे वाले थे, अमीर थे। और जो तमिलियंस थे ये बहुत कम संख्या में थे और इनका दबदबा श्रीलंका में नहीं था। धीरे धीरे सिंहलाओं को यह लगने लगा कि नहीं यार, ये श्रीलंका तो सिर्फ सिंहलाओं का ही है, तमिलियंस तो बेकार में इंडिया से आके यहां पे सेटल हुए हैं। अब दोनों के बीच में बराबरी के लिए लड़ाई चलती है, युद्ध चलती है और यही युद्ध आगे चल के बदल जाता है सिविल वॉर में, यानी कि गृह युद्ध में, जो श्रीलंका को खत्म होने पर मजबूर कर सकता था। उसी गृह युद्ध को खत्म करने के लिए, उसी गृह युद्ध को काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने अपना ऑपरेशन पवन भेजा था श्रीलंका में, जिसमें हमारे 1171 सैनिक शहीद हो गए थे। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट क्या है, फिर से आपको लेकर के चलूंगा मैं उसी दुनिया में। चलिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों गुटों के बीच में कहां से शुरुआत हुई? शुरुआत होती है जब सिंहाला लोगों ने क्या किया भाई साहब, ठीक है, एक कानून पास किया। सिंहाला ने कानून पास किया, सिंहाला ओनली एक्ट 1956। अब इस अधिनियम के तहत सिंहलाओं ने यह कहा कि देखो, श्रीलंका पे हमारा अधिकार है, हम श्रीलंका के वासी हैं, तो ज्यादा प्रेफरेंस हमें ही मिलनी चाहिए। तो उन्होंने पहला क्या किया, सिंहाला जो भाषा था उसको नेशनल लैंग्वेज के रूप में बना दिया कि चलो भैया, आप तमिलियंस को हटाओ, तमिल नहीं बोला जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, सिंहाला बोलेंगे। चलो, तमिल के लोगों ने यहां तक बर्दाश्त कर लिया, ठीक है ना यार, भाषा बोलने में क्या ही जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 1970 में एक यूनिवर्सिटी कोटा एक्ट आया जिसमें रिजर्वेशन दिया गया सिंहाला के लोगों को। बोला गया कि भैया, सिंहलाओं का श्रीलंका है तो इसलिए रिजर्वेशन किसको मिलेगा, सिंहालियों को मिलेगा, तमिलियंस को नहीं मिलेगा। उसके बाद तमिल लोग, ठीक है यार, चलो समझ में आ गया, लैंग्वेज आपने अपनी रख दी, चलो यूनिवर्सिटी में भी आपने अपनी रिजर्वेशन रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ तो थी, दिक्कत तो थी, लेकिन ठीक है ना, मैनेज किया जा सकता है। लेकिन बात जब तब बढ़ गई जब भाई हर एक सरकारी जॉब में, यूनिवर्सिटी में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक में हर जगह सिंहाला रिजर्वेशन, सिंहाला रिजर्वेशन, सिंहाला रिजर्वेशन आने लग गया। तो जो ये गैप था तमिलियंस का, श्रीलंका में रहने वाले तमिलियंस का और सिंहलाओं का, ये गैप धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया और मुद्दा बहुत ज्यादा अनकंट्रोल सा होने लग गया। यहां तक आप इस पॉइंट को होल्ड करके रखिएगा कि यहां सिंहाला और श्रीलंकन्स में, ठीक है, यहां सिंहाला और श्रीलंकन्स में क्या हो रहा है भाई साहब, अभी मुद्दा चल रहा है इनके बीच के झगड़े का। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट को आप होल्ड करके रखिएगा, मैं आगे इसको जोड़ने वाला हूं। ठीक है, सिंहाला और तमिलियंस, ठीक है बच्चों, सिंहाला और तमिलियंस के बीच में झगड़ा चल रहा है, याद रखिएगा। और यहां इन पूरे श्रीलंका के इस मुद्दे पे किसकी नजर है, इंडिया की नजर है, याद रखिएगा, किसकी नजर है, इंडिया की नजर है। वो दूर से बैठा बैठा इंडिया देख रहा है कि श्रीलंका में क्या चल रहा है, तमिलियंस और सिंहलाओं का झगड़ा चल रहा है। अब सर, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है यहां पे? इंडिया का ये इंटरेस्ट है क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि श्रीलंका में कोई अमेरिका का बेस बने। ठीक है, श्रीलंका में एक आपका पोर्ट है, बंदरगाह है, ठीक है, वो उसको हम बंदरगाह है, श्रीलंका में एक पोर्ट है जिसपे यूएसए की नजर हुआ करती थी। क्लियर है पॉइंट यहां पे? और वो क्या है, त्रिकोण माले, त्रिकोण त्रिकोण माले
जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, याद रखिएगा बंदरगाह है, उस पर किसकी नजर थी? अमेरिका की नजर थी। ठीक है, और वक्त कौन सा चल रहा है? 1980s का वक्त चल रहा है। अब यूएस क्या चाहता है यहां पे कि त्रिकोण माले को कब्जे में लेकर के त्रिकोण माले पे मैं क्या बना दूं? अमेरिका की आर्मी बिठा दूं, अमेरिका का एक बेस बिठा दूं। क्लियर है पॉइंट? अब इस बात से दिक्कत किसको हुई? यूएसएसआर को दिक्कत हुई, यानी कि रशिया को दिक्कत हुई, क्योंकि कोल्ड वॉर किस किस के बीच में चल रहा था? यूएस और रशिया के बीच में चल रहा था। तो यूएसएसआर ने इंडिया को यह कहा कि देखो, अगर यूएसए यहां पे श्रीलंका में आके बैठ गया तो हर तरीके से हमारे लिए खतरा हो जाएगा, यूएसए ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो यूएसएसआर ने इंडिया को बोला कि आप कुछ भी करो, श्रीलंका आपका पड़ोसी देश है, श्रीलंका में यूएसए का बेस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? तब यहां पे दूर से इंडिया देख रहा था कि यार इनके बीच में ना बड़ा ही ये एक मुद्दा चल रहा है, रिजर्वेशन को लेकर के लड़ाई चल रही है, सिविल वॉर छिड़ चुका है, गृह युद्ध छिड़ चुका है। तो इंडिया ने क्या सोचा कि अब हम, जो यूएसएसआर ने कहा था कि श्रीलंका पे यूएसए का बेस नहीं बनना चाहिए, यानी कि त्रिकोणमाले जो बंदरगाह है वो यूएसए का नहीं होना चाहिए, और श्रीलंका चाहता था कि यूएसए का हो जाए, क्योंकि ये गृह युद्ध को निपटाने में श्रीलंका यूएसए की मदद मांग रहा था, और यूएसए ने शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ये त्रिकोणमाले पोर्ट पे मेरा बेस बनने दो। और इंडिया बेस नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि यूएसएसआर ने इसको कहा था कि बेस नहीं बनना चाहिए। अब इंडिया दूर से इनके इन कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहा है, झगड़ों को देख रहा है। इंडिया के पास एक मौका था कि इनमें से किसी एक ग्रुप को सपोर्ट कर दिया जाए, एक ग्रुप को बढ़ावा दिया जाए, हथियार दिया जाए, सीक्रेटली उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए। इस दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा तो उत्पात और ज्यादा मचेगी। जब श्रीलंका में उत्पात बहुत ज्यादा मचेगी, तब एज अ पड़ोसी मुल्क हम लोग श्रीलंका से कहेंगे कि देखो भैया, हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी आर्मी है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी रहेगी, त्रिकोण माले में यूएसए का बेस नहीं बनेगा। ये पूरा पूरा इंडिया का प्लान था। इसी प्लान के साथ इंडिया ने जितने भी वहां पे ग्रुप्स थे, छोटे छोटे, इन दोनों की लड़ाइयों के बीच में बन गए थे। जैसे कि सिंघाला वाले तो पहले से ही पावरफुल थे। तमिलियंस ने अपना एक ग्रुप बनाया था LTTE करके, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये ग्रुप बनाया था एक तमिलियंस ने, ताकि सिंघालियों के खिलाफ लड़ सके अपने अधिकारों के लिए। ये छोटे मोटे ग्रुप थे, ERPLOTELOPLOT। इन सारे ग्रुप को इंडिया ने क्या किया? सपोर्ट किया, और किसमें मिला दिया? LTTE में। यानी कि अब एक ग्रुप रह गया LTTE, जो सबसे बड़ा ग्रुप था। अब लड़ाई किस किस के बीच में चल रही है? LTTE और श्रीलंका की सरकार के खिलाफ चल रही है। अब LTTE को कौन लीड कर रहा है? तमिलियंस लीड कर रहे हैं, और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? श्रीलंका के खिलाफ लड़ रहे हैं। समझ में आया यहां तक? ठीक है, और ये इंडिया दूर से देख रहा है कि भाई चलो ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, अब LTTE इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसके पास इंडिया हथियार दे रहा है, हथियार टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, इंडिया अपने जवान भी भेज रहा है, सीक्रेटली रिसर्च करके भी दे रहा है, यानी LTTE को पूरा पावरफुल बना रहा है। अब LTTE पावरफुल हो गया है तो डेफिनेटली अपने अधिकारों के बारे में बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा। यही किया LTTE ने, और 23 जुलाई 1983 को LTTE ने अटैक किया श्रीलंकन आर्मी पे, और उनके 4 सोल्जर्स को मार दिया। अब इन 4 सोल्जर्स की डेड बॉडी पहुंचती है कोलंबो में, और वहां पे जैसे ही डेड बॉडी इन सोल्जर्स की पहुंचती है, तो वहां सिंघाला यानी दूसरी कम्युनिटी थी ना जो श्रीलंका की, उनके लोग देखते हैं, श्रीलंका के लोग देखते हैं कि हमारे जवानों को मार दिया, और वो एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी कि खून खराबे पे उतारू हो जाते हैं। और वही खून खराबा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तकरीबन 10 से 12 हजार तमिलियंस को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और तमिलियंस इधर से उधर भागने लग जाते हैं। कोई आपका चाइना की तरफ भागता है, कोई आपका बांग्लादेश की तरफ भागता है, कोई आपका इंडिया की तरफ भागता है। ये सिस्टम उनका चलने लग जाता है। अब एक ये समस्या बढ़ गई कि बहुत सारे लोग भाग करके इंडिया में भी आए। इंडिया की एक प्रॉब्लम है ना, रिफ्यूजी आ रहे तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम के तरीके से ही देखा जाता है, क्योंकि अब उनके लिए अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब जो सारे के सारे रिफ्यूजी भाग के आ रहे थे तमिल्स की तरफ, सारे के सारे इंडिया की तरफ भाग के आ रहे थे तमिलियंस, तो अब ये एक सिचुएशन बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट को यह लग रहा है कि यार अब तमिलियंस यानी कि LTTE जो है, ठीक है, LTTE जो है
ये भी अटैक करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि श्रीलंका में जो आपका सिंघालाज है उनको ऊपर, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसेस पे। और यही एलटीटीई ने किया, यानी कि पहले 4 जवानों को एलटीटीई ने मार दिया। उन 4 जवानों को बदला लेने के लिए श्रीलंका के लोगों ने एलटीटीई के लोगों पे, यानी कि तमिलियंस पे अटैक किया। अब तमिलियंस इधर उधर भागे और फिर इसका बदला लेने के लिए एलटीटीई ने सरकार के ऑफिसेस पे अटैक करना शुरू कर दिया, सरकारी दफ्तरों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, सिंघालाज को मारना शुरू कर दिया। अब सिचुएशन बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अब ध्यान से सुनिए, श्रीलंका जो है परेशान हो चुका है इस युद्ध से। अब श्रीलंका पहुंचता है इंडिया के पास कि माए बाप कुछ मदद कर दो यार, ठीक है, रोक दो ये गृह युद्ध। एक तो तमिलियंस हैं, ठीक है, इंडिया कहेगा तो तमिलियंस मान जाएंगे, प्लीज 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 इस बात को समझो। और कहीं ना कहीं श्रीलंका को यह बात समझ में आ गई थी कि ये तमिलियंस जो है इतना बड़ा ग्रुप किसी की मदद के बिना नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं इंडिया ही चाह रहा है कि ये एलटीटीई ग्रुप बहुत बड़ा बने और इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा श्रीलंका को समझ में आ गया था। श्रीलंका पहुंचा इंडिया के पास कि सर हेल्प करो इस पूरे पूरे गृह युद्ध को रोकने में। तो इंडिया ने बोला ठीक है मैं करूंगा हेल्प, लेकिन शर्त वही रहेगी, ठीक है, कि त्रिकोणमाले बंदरगाह यानी कि पोर्ट पर आप यूएसए का बेस नहीं बनने दोगे। श्रीलंका बोला ओके डन। और कोई भी दुश्मन कंट्री आएगी वो भी त्रिकोणमाले पर बेस नहीं बनाएगी, चलो डन। सारी की सारी शर्तें भारत की कौन मान गया, यहां पर श्रीलंका मान गया। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक अकॉर्ड यानी एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, 1987 में। और इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया कि इंडिया अपनी सेना भेजेगा, सैनिक भेजेगा कहां, श्रीलंका में, ताकि ये पूरे पूरे जो स्थिति है उसको कंट्रोल में किया जा सके, ठीक है। अब ये जो अकॉर्ड है साइन हुआ, राजीव गांधी उस टाइम हमारे पीएम हुआ करते थे और जे.आर. जयवर्धने ये उस टाइम श्रीलंका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां के नेता हुआ करते थे, पीएम हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब पीएम या राष्ट्रपति पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये इस अकॉर्ड का मतलब क्या है, इसमें एक जो आपका पूरा मीनिंग है, मतलब क्या है इस साइन का, क्या किया जाएगा, इस साइन का पर्पस क्या है, इस एग्रीमेंट का पर्पस क्या है। तो इस एग्रीमेंट का पर्पस क्या होगा कि पहले तो जो टू स्टॉप द वॉर, कि जो युद्ध चल रहा है श्रीलंका के अंदर में उसको रोकना इनका पहला मकसद है। और तमिलियंस को उनका अधिकार दे देना, क्योंकि जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेगा भैया वो तो लड़ते रहेंगे, है ना। दूसरा, एलटीटीई को गिव अप करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाएगा, और नहीं करेंगे तो उन पे अटैक किया जाएगा, ठीक है। इंडिया अपने सोल्जर्स भेजेगा ताकि शांति बनाई रखी जा सके, कहां, श्रीलंका में। उसके बाद एक तमिल काउंसिल बनाई जाएगी जो कि वहां तमिलियंस को पावर देगी, जो तमिलियंस की देखरेख करेगी। उसके बाद इंडिया रिस्पॉन्सिबल होगा तमिल एरिया में पीस का, यानी कि इंडिया जिम्मेदारी उठाएगा कि भैया जो तमिलियंस है वो आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी हम लोगों ने मान लिया और ये सारा का सारा एग्रीमेंट साइन हो चुका है और इस पे अब आगे एक्शन लेने की बारी थी, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट था उसमें एक ऑपरेशन पवन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन वो ऑपरेशन है जिसमें भारतीय सोल्जर्स को भेजा जाएगा श्रीलंका में पीस यानी कि शांति स्थापित करने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो भेजी जाती है। अब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का जो समय आप लोग देखोगे, टाइम पीरियड देखोगे, तकरीबन 11 से लेकर 25 अक्टूबर 1987 के बीच में पूरा पूरा ऑपरेशन ये किया जा रहा है श्रीलंका में, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। अब इनका जो मेन मकसद था इस ऑपरेशन पीस का कि डिसआर्म कर दो, यानी कि कमजोर कर दो, लाचार कर दो, किसको, एलटीटीई को। और जैसा कि लिखा हुआ था इंडिया और श्रीलंका के उस एग्रीमेंट में, पूरा का पूरा जो लड़ाई थी इंडियन आर्मी की और एलटीटीई की तकरीबन 3 हफ्ते तक चलती रही। और उस पूरी 3 हफ्ते की इस लड़ाई में इंडिया ने अपने टैंक भेजे, अपने क्राफ्ट भेजे, अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे, अपने हथियार भेजे, अपने सोल्जर्स भेजे। और जब तक ये युद्ध खत्म होता तब तक हमारे तकरीबन 1171 सोल्जर्स की मृत्यु हो चुकी थी और तकरीबन 700 सोल्जर्स जख्मी हो चुके थे। समझिए आप
कितनी बड़ी शहादत है यहाँ पे। जितना तो कारगिल में भी नहीं हुआ था। कारगिल में भी आई थिंक 527 या 50 के आसपास कुछ ऐसे कैजुअलिटीज हुई थी, उससे भी डबल से भी ज्यादा यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है। और शर्म की बात यह है कि हमारे सरकार ने इनको शहादत का दर्जा तक नहीं दिया, शहीद कहा ही नहीं, बोला ही नहीं कि हम शहीद हैं। ठीक है, इनको हम शहादत का दर्जा नहीं देंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने साफ कह दिया। अभी तो 2025 तक इनको शहादत का दर्जा नहीं मिला है, याद रखिएगा। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसी वजह से पूरे पूरे टॉपिक को डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं अंत तक, इसलिए आप लोग बने रहें। ये आगे हम चलेंगे क्यों शहादत को नहीं माना गया, क्यों शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, सब पे चलेंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? चलिए, तो अब आप देखेंगे कितने सारे हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो चुके हैं। मैं तो भैया शहीद शब्द ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि सैनिक कभी भी मरते नहीं हैं, सैनिक हमेशा शहीद होते हैं। और भारतवासियों के दिलों में हमेशा ये सैनिक राज करेंगे, रूल करेंगे, चाहे सरकारें आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सैनिक हमेशा इसी तरीके से जीवित रहेंगे, इसी तरीके से अमर रहेंगे। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से हमारे सैनिक शहीद हुए। अब पूरा देख लेते हैं एक एक प्रोसेस की, जब से हमारी आर्मी गई तब से लेकर के हमारे सैनिकों की शहादत तक क्या प्रोसेस रहा है, तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो थी ऑपरेशन पवन को लेकर के कहां पे गई, आपका श्रीलंका में गई। वहां पे जाके इसने क्या किया, सबसे पहले एलटीटीई के रेडियो स्टेशन जहां से लोग मैसेज वगैरह दिया करते थे एक दूसरे को, वो खत्म कर दिया। और ये रेडियो स्टेशन कहां पे था, जाफना में था। जाफना आप लोग याद रखना, जाफना बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एक एरिया है। ठीक है, जाफना सिटी एक है और जाफना जो है आपका एक आपका टाउन है। ठीक है, टाउन है। जाफना सिटी छोटा है, जाफना टाउन बड़ा है। तो जाफना जो है वहां पे इनका रेडियो स्टेशन हुआ करता था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। एलटीटीई के जो कैंप हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की इंडिया ने। वेपन जो फेंके उनके जाम कर दिए गए, जो आपका बड़े बड़े हथियार थे उनको जाम कर दिए गए। यानी कि एलटीटीई के सारे सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क को खत्म कर दिया गया और बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया और एलटीटीई पे अटैक किया गया। और एलटीटीई यहां पे बहुत कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देगा। भाई इंडियन आर्मी थी, डेफिनेटली यहां पे अगर इंडियन आर्मी जाएगी तो भैया दिक्कत तो होगी। तो एलटीटीई को पूरा पूरा कंट्रोल करने की कोशिश यहां पे की गई है। कहां पे, जाफना पेनिनसुला पे, जाफना वाले एरिया में। ठीक है, और यहां पे एलटीटीई के कुछ लीडर्स को पकड़ा भी गया था। यह पहला अटैक था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा एलटीटीई के कैंप पर। ठीक है, अब ऑपरेशन पवन जो लॉन्च किया गया था उसका कोड नाम है और 9 अक्टूबर को फाइनली शुरू हो जाता है। ये सारा का सारा पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं और ये सारे के सारे पॉइंट्स में आप लोग देखोगे। ठीक है, तकरीबन हमारे 200 से ज्यादा एलटीटीई के जो कैडर्स हैं वो कैप्चर कर लिए गए, यानी कि उनके जो बंकर्स हैं या फिर यूं कह लो जो उनके एरिया हैं या फिर जहां जहां से वो ऑपरेट करते थे उन सबको कैप्चर कर लिया गया हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, याद रखेगा। अब एलटीटीई चुप नहीं बैठता, एलटीटीई ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट किया यानी कि अटैक किया हमारे सोल्जर्स के ऊपर। और वहां पे आप देखोगे कि हमारे 4 सोल्जर्स को और 10 पैरा कमांडोज को जीप में एम्ब्यूश लगा करके मार दिया गया एलटीटीई के द्वारा। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव है तो दूसरी तरफ एलटीटीई भी उतनी ही एग्रेसिव है, याद रखेगा। और एलटीटीई इसलिए ज्यादा एग्रेसिव है क्योंकि एलटीटीई को यह लग रहा है कि यार ये क्या बात है, जब इंडिया को हमारी जरूरत थी, इंडिया को जब लग रहा था कि भाई श्रीलंका के अंदर में उत्पात मचाओ, डिस्टरबेंस क्रिएट करो, तब तो इंडिया हमारा सपोर्ट कर रहा था और हमें ही मारने के लिए हमें इंडिया ने खड़ा किया और हमें ही मारने के लिए इंडिया अपनी आर्मी भेज रहा है। ये क्या बात हुई? तो इंडियन आर्मी के खिलाफ एलटीटीई का गुस्सा वैसे ही बहुत ज्यादा था और ऊपर से ये इस तरीके के अटैक करने लगे इंडियन आर्मी, तो उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वो 9 अक्टूबर की बात चल रही थी। अब देखते हैं यहां पे हमारे पास क्या है। ठीक है, 12 अक्टूबर को इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने प्लान किया प्रभाकरण को पकड़ने का। प्रभाकरण जो मेन लीडर है, ये चीफ है, ये प्रभाकरण है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रभाकरण को पकड़ने का प्लान किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। और ये प्रभाकरण कहां पे छुपा हुआ था? जाफना यूनिवर्सिटी में छुपा हुआ था। ये जाफना यूनिवर्सिटी को ही हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किया करते थे एलटीटीई वाले। और यहां पे कोशिश की गई कि कोई कैजुअलिटी ना हो, इंडियन आर्मी जाए और अटैक करे। तो प्रभाकरण को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर से हमारे जवानों को भेजा जाना था। अब हेलीकॉप्टर से हमारे जवान गए, लेकिन
ये इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग थे एलटीटीई वाले, क्योंकि इन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली थी इंडियन आर्मी की, इसलिए इनको पहले से पता था कि इंडियन आर्मी आके यहां पे अटैक करने वाली है। तो ये पहले से ही एम्बूस वगैरह लगा करके, स्नाइपर्स ऐसे खड़े हैं, बॉम्ब बॉम्ब माइन माइन लगा करके पहले से ही तैयार थे। अब इंडियन आर्मी को नहीं पता था कि उन्हें यह बात पता चल चुकी है कि हम उन पर अटैक करने आ रहे हैं। ये एक सरप्राइज अटैक हुआ करता था इंडियन आर्मी के लिहाज से, लेकिन सरप्राइज अटैक थोड़ी है उनके लिए, उन्हें तो पहले से ही पता था। वो तैयार बैठे थे और जैसे ही हमारे सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, उन पे अटैक बोल दिया गया, उन पे धावा बोल दिया गया। इन सब में हमारे 29 सोल्जर जो कि सिख रेजिमेंट से वो शहीद हो जाते हैं और 6 सोल्जर्स पैरा एसएफ से शहीद हो जाते हैं। पूरा पूरा कॉन्वॉय उनका अटैक मतलब तबाह हो जाता है हमारे आर्मियों का। अब सवाल ये आता है कि सर ये इतनी से ही टुकड़ी में गए थे क्या इतनी बड़ी आर्मी से लड़ने के लिए? नहीं बच्चों, ये बारी बारी आने वाले थे। जैसे कि एक हेलीकॉप्टर आया उतरा, क्योंकि पूरा हेलीकॉप्टर एक साथ आएगा तो पता चलेगा ना। एक हेलीकॉप्टर आया उतरा तो यहां से 35-40 जवान आके लड़ने लगे, ठीक है, याद रखें, लड़ने लगे। तो दूसरा हेलीकॉप्टर जब आया उसने देखा अरे नीचे तो बमबारी चल रही है, नीचे तो सब, तो उसने जवानों को उतारा ही नहीं, वो दोबारा आर्मी के बेस में चला गया। तो जितने भी हमारे जवान थे इन्होंने डटकर मुकाबला किया, लेकिन क्या करें, हजारों फौज के आगे से 35-40 जवान कहां तक टिक पाते। उन्होंने अंत तक युद्ध किया, अंत तक ये ठाने रखा कि जीत हमारी है और जो काम हमें इंडिया ने सौंपा है इंडियन सोल्जर्स को, वो काम ये करके जाएंगे। और अंत में शहादत मिलती है इनको, हमारे जवानों को। उसके बाद 21 अक्टूबर की कहानी शुरू हो जाती है। अब इंडिया का जो सोल्जर है फिर से रिटेलिएट करेगा। अब यहां पे हमारे सोल्जर्स की जो शहीद हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, तो इंडिया फिर से रिटेलिएट करेगा और कोशिश करेगा 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को फिर से हमारा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जाएगी और जाफना पोर्ट पे अटैक करेगी। जाफना पोर्ट क्या है? जाफना पोर्ट जहां से पूरा का पूरा एलटीटीई को सप्लाई आता था, ये हथियार आते थे, राशन आता था, और इंडियन आर्मी ने सोचा कि जाफना पोर्ट को ही अगर हम लोग कैप्चर कर लें तो इनकी सप्लाई रोक दी जाएगी। तो 21 अक्टूबर को 1987 में जाफना पोर्ट को कब्जे में ले लिया गया और उनकी सारी की सारी सप्लाई को रोक दिया गया। उसके बाद 22 से लेकर के 25 अक्टूबर यानी 3 दिन के अंदर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गुस्से में तो थी, हमारी इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि भैया हमारे जवान शहीद हुए थे, हमारे जवान मारे गए थे, तो गुस्से में थी ही। तो 22 से लेकर 25 अक्टूबर को, अक्टूबर के बीच में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने सीज कर लिया जाफना सिटी को। याद रखिए, जाफना टाउन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट जाफना सिटी। जाफना सिटी को कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। लेकिन यहां पे जब जाफना सिटी को कैप्चर किया गया तो एलटीटीई के लोग भागे, और जब एलटीटीई के लोग भागे तो वो कहां चले गए? रेजिडेंशियल एरिया में चले गए, यानी कि जहां पे लोकल लोग रहा करते थे वहां पे चले गए। उसके बाद नवंबर 2000 25 नवंबर 1987 को फिर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है और मद्रास रेजिमेंट के मेजर रामास्वामी परमेश्वरम को पूरा पूरा कमान दिया जाता है। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन जाते हैं एलटीटीई के खिलाफ, लेकिन यहां पर भी एलटीटीई को पहले सब कुछ पता होता है। एलटीटीई पूरा घेर लेती है, पूरा घेर लेती है हमारी इस मद्रास रेजिमेंट को, और फिर से गोलाबारी होता है। बहुत ही कम संख्या में होती है हमारी मद्रास रेजिमेंट, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होती है। लेकिन यहां पे एक बहादुरी की बात यह है कि जो हमारे मेजर रामास्वामी परमेश्वर हैं, इन्होंने अकेले ही छक्के छुड़ा दिए थे एलटीटीई को, और अंत में एलटीटीई को रोक के रखा, नहीं आगे बढ़ने दिया, तो नहीं आगे बढ़ने दिया। यही वजह है कि हमारे जितने भी सैनिक शहीद हुए उन सब में किसी को परमवीर चक्र नहीं मिला, लेकिन इकलौते ऐसे यही हैं मेजर रामास्वामी परमेश्वरम जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इकलौते ऑपरेशन पवन के ऐसे सैनिक हैं जिन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी डेथ हो गई क्योंकि इनकी छाती में एक बुलेट लग जाता है, मरने के बाद इनको परमवीर चक्र से यहां पे सम्मानित किया जाता है। और ये इनका जो एक्शन है पूरी तरीके से मतलब एलटीटीई को तोड़ देता है और जाफना सिटी पर कंट्रोल हो जाता है फिर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का। ये पूरा पूरा पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। अब जाफना सिटी छोड़ के भाग जाते हैं एलटीटीई वाले, और कहां भागते हैं? जंगल में भागते हैं। अब जंगल ही रह गया था, लेकिन वो जंगल में इसलिए भागते हैं क्योंकि जंगल में युद्ध होता है, गुरिल्ला वॉर, चीता अटैक, मारा और गायब हो गए वाली स्थिति, माइंस लगा दिया जाएंगे। जंगल में होने वाले युद्ध से भली भांति वाकिफ थे ये एलटीटीई के जो उग्रवादी ही कहूंगा मैं, तो जो एलटीटीई के
तमिलियन उग्रवादी थे वो सारे के सारे जंगल में भाग जाते हैं और वो जंगल से ऑपरेट करना शुरू करते हैं। अब देखिए जाफना टाउन में कौन है, जाफना सिटी में कौन है, टाउन में कौन है, इंडियन आर्मी, और वो जंगल से है। अब दोनों के बीच में यहाँ पे भिड़ंत होने वाली है। ठीक है, तो अभी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है थोड़े टाइम के लिए उन्होंने अपना मतलब ऑपरेशन गरो का समझने की कोशिश की कि अब एलटीटीई क्या करता है जंगल में भागने के बाद। ठीक है, फिर यहां पे इंडियन एयरफोर्स आपका टैंक लेकर के जाती है, बड़े बड़े हथियार लेकर के जाती है और एलटीटीई के जितने भी कॉन्वॉयज हैं, जितने भी बाकी बचे हुए सेंटर्स हैं, उन सब पे अटैक किया जाता है और उनको कब्जे में ले लिया जाता है। तो ये बात कर रहा हूं मैं, एक एरिया है गुरुनगर। ठीक है, ये गुरुनगर एरिया है, उस पे कब्जा कर लिया जाता है। गुरुनगर में भी एलटीटीई हुआ करता था। ठीक है, एलटीटीई हुआ करता था। तो गुरुनगर में जो इनका जो आपका एरिया है, गुरुनगर में जो इनका ऑफिस है, इस पे कब्जा कर लिया जाता है। यहां पे एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, याद रखिएगा यहां पे। और ये ब्रिगेडियर हमारे एक ब्रिगेडियर, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा क्या है उनका नाम। ठीक है, कुछ तो मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, मैं शायद भूल रहा हूं, नाम याद नहीं आ रहा, कोई ब्रिगेडियर साहब है। ठीक है, उन्होंने जब यहां पे जाकर के देखा तो ये पाया कि भाई यहां पे एक से बढ़ के एक गन है, एक से बढ़ के एक मतलब स्नाइपर्स हैं। यहां पे ये देखा गया कि बच्चों तक को आतंकवादी बनाया जा रहा है, मोबाइल फोन इस तरीके से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ये पूरा तब समझ में आया कि अरे बाप रे, किस तरीके से ये एलटीटीई वाले हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सारी सारी टेक्नोलॉजी इनको किसने दिया था, तो इंडियन आर्मी ने ही दिया था, याद रखेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, जो नाम था ये रहा। ठीक है, ब्रिगेडियर जेएस ढिल्लोन, मुझे अभी याद है, ये पूरा पूरा पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और वो आपका एरिया वो जंगलों से अटैक करने लग जाते हैं और इंडियन आर्मी आपका जाफना टाउन से और गुरुनगर जैसे एरिया से अटैक करने लग जाती है। अब जंगल में छुपे हुए हैं कौन, हमारे एलटीटीई, हमारे नहीं, एलटीटीई के जो उग्रवादी हैं वो जंगलों में छुपे हुए हैं और हमारे सोल्जर्स जमीन पे हैं। ठीक है, जमीन पे हैं। अब ये लंबे समय तक बहुत ज्यादा उत्पात नहीं मचाते और बीच में फिर सरकारें बदलती हैं दोनों देशों की, याद रखिएगा। ठीक है, 1989 में वीपी सिंह आ जाते हैं यहां पे भारत में पीएम बन करके और श्रीलंका में आ जाते हैं प्रेमादास। ठीक है, प्रेमादास। अब प्रेमादास चाहते हैं कि यार बहुत उत्पात हो गया, ठीक है, ऐसा करो तमिलियंस को इंडिया से बाहर लेके जाओ, निकालो तमिलियंस को इंडिया से बाहर निकालो। प्रेमादास श्रीलंका से ये चाहते हैं कि तमिलियंस को इंडिया से बाहर निकालो। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं एलटीटीई को सपोर्ट कर रहे थे और एलटीटीई की वजह से ही ये बने थे पीएम। क्लियर पॉइंट, याद रखेगा। तो यहां पे क्या है, प्रेमादास जी को प्रेमादास जी चाहते हैं कि जो तमिलियंस है वो बाहर निकल जाए पूरे के पूरे श्रीलंका से, और सेम ये वीपी सिंह भी चाहते हैं, ठीक है, कि तमिलियंस को बाहर निकाला जाए, याद रखेगा। तो तमिलियंस को बाहर निकाले जाने के लिए, ठीक है, पूरी कोशिश जारी है। और अब एलटीटीई क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में अपने आप को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर रहा है, नए नए सोल्जर्स भर्ती कर रहा है, नए नए हथियार लेकर के आ रहा है, क्योंकि उसे पता है मैं तो युद्ध नहीं रोकूंगा जब तक कि तमिलियंस को उनका अधिकार ना मिल जाए। क्लियर है पॉइंट। अब 1989 में दोनों जो देश मिलते हैं और दोनों देशों ने क्या किया, ट्राई किया कि भैया, और फैसला लिया कि तमिलियंस को यहां से श्रीलंका से वापस निकाला जाए, और जो प्रेमादास जी है वो भी यही चाहते थे। और फाइनली यहां पे 1990 में जो हमारे सैनिक हैं श्रीलंका से वापस लेकर के आए गए। तो जो ऑपरेशन पवन आमतौर पे कहा जाए तो 1987 से लेकर के 1990 के बीच में तकरीबन चला था। अब इसके कुछ आउटकम्स देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या किया गया। ऑपरेशन पवन जो चला था उसमें अपने सैनिकों की तो मैं बात कर चुका हूं, लेकिन जो एलटीटीई के तकरीबन 2000 से ज्यादा उनके आदमी मारे गए और 200 से ज्यादा हम लोगों ने कैप्चर कर लिए थे। एलटीटी जो है सिविलियंस पे बहुत ज्यादा अटैक कर किया उसके बाद जब वो पावर में आया, और एलटीटी 2009 तक रहा। मैं आपको एक और बात बता दूं, एलटीटी 2009 तक रहा है, याद रखिएगा। और जो हमारी ऑपरेशन पवन जो है 1990 में खत्म हो चुका है, यानी कि उसके बाद भी 19 साल एलटीटी लड़ता रहा अपने हथियारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, ठीक है, याद रखेगा। और एक कंट्रोवर्सी यहां पे ये भी चल रही है कि जब जाफना में अटैक किया था हमारे इंडियन सोल्जर्स ने, तो वहां के हॉस्पिटल पे अटैक करके बहुत सारे सिविलियंस को मार दिया था, यानी कि 70 सिविलियंस को मार दिया था। ये कंट्रोवर्सी है, इंडिया बोलता है कि नहीं मारा गया था और श्रीलंका बोलता है कि मारा गया था। जो भी हो, जब तक एग्जैक्ट कोई फैक्ट और प्रूफ ना हो हम इस चीज को नहीं मानते हैं।
और ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट 1990 तक रहा और बाद में हमारी सेना को बुला दिया गया। अब लेकिन जो प्रभाकरण है वो तो गुस्से में ही रहेगा, एलटीटी है गुस्से में ही रहेगा, उसके इतने सारे जवान मारे गए हैं। और इंडियन आर्मी एक देश के इंटरनल मामले में एक देश की आर्मी आती है और घुसती है और अपना वर्चस्व दिखाने लग जाती है, तो एलटीटीई नो डाउट गुस्से में तो रहेगा ही। तो कहा जाता है कि एलटीटीई ने ही यहां राजीव गांधी का एसेसिनेशन करवाया था। ये आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। ठीक है, आप एक मूवी देखना मद्रास कैफे, उसमें आपको पूरी स्टोरी एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरी दिखाई देगी। ठीक है, तो एलटीटीई ने ही यहां पे राजीव गांधी का एसेसिनेशन करवाया था। अब देखिए सवाल यह आता है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि सर कारगिल से ज्यादा जवान कितने, 1171 जवान। और ये बता रहा हूं, ये फिगर अभी जो अवेलेबल है वो है, बहुत सारे फिगर तो हमें बताती नहीं है सरकार, क्योंकि भाई डेफिनेटली कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी है। कहीं ना कहीं हमारी जनता ये सोचेगी कि सरकार तुमने भैया उनको कैसे मरने के लिए छोड़ दिया, कैसे शहीद होने के लिए छोड़ दिया भाई साहब। तो ये सरकार रियल फिगर छुपाती है। तो जो ये फिगर है ये बहुत बड़ा फिगर है, कारगिल के शहीदों से भी ज्यादा बड़ा फिगर है। लेकिन 2025 आ चुके हैं मेरे भाई साहब, 2025 तक यहां पे 25 नवंबर 2025 तक इन शहीदों को कोई भी शहादत का दर्जा नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था, इसके पीछे दो तीन रीजन आ जाते हैं। पहला रीजन, सरकार साफ बोल देती है कि ये कोई ऑफिशियल वॉर थोड़ी थी श्रीलंका के खिलाफ, ये तो पीस कीपिंग फोर्स थी। पीस कीपिंग फोर्स को हम लोग शहादत का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, अरे तो क्या झक्का मारने के लिए भेजा था उन लोगों को? ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स में बैठ के बातचीत की जाती है, टेबल पे आमने सामने बातचीत की जाती है, हथियार लेके नहीं भेजा जाता है। आप लोगों ने सोल्जर्स को बलि का बकरा बनाया है साफ तौर पे, और उनको शहादत का दर्जा देने से इंकार कर रहे हो आप लोग। ये आपकी नाकामी है। और दूसरा रीजन ये है कि सरकार ये दिखाना चाह रही कि यार एक मिलिटेंट ग्रुप ने, एक उग्रवादी ग्रुप ने हमारे इतने सारे सैनिकों को मार दिया, कहीं ना कहीं भारत हमारा नाकाम है, कहीं ना कहीं भारत हमारा फेल हो रखा है। भाई साहब फेल तब नहीं हुआ जब हमारे सैनिक वहां पे शहीद हुए, क्योंकि भाई किसी दूसरे के घर में घुस के मारना आम बात नहीं है। दूसरे के घर में घुसे, मारे और साबित किया कि हमारे सैनिक शेर हैं, शेर। याद रखिएगा, वो शहीद हुए हैं ना। आप फेल यहां हो गए कि उनको शहादत का दर्जा नहीं दिया साहब, और शहादत का दर्जा नहीं दिया गया। बहुत सारा ये मुद्दा चलने लगा, बहुत सारे लोगों ने पिटीशंस डाली, बहुत सारे लोगों ने केस तक कर डाले कि भैया इनको शहादत का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, कंप्लेन फाइल की गई। और जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया तो हमारी केंद्र सरकार ने बोला कि चलो ठीक है, इनको शहादत का दर्जा दे देते हैं। और 2021 में दिल्ली में जो हमारा एक नेशनल वॉर मेमोरियल है, ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल है, उसमें इनको शहादत का दर्जा दिया गया। लेकिन शर्त यह रही कि यह सीक्रेट था। 2021 वाला शहादत जो था सीक्रेट था, सीक्रेट। ठीक है ना, परिवार वालों आपको शहादत का दर्जा दिए चाहिए, आप लोग आ जाओ। वहां पे सिर्फ शहीदों के परिवार वाले थे, सिर्फ शहीदों के बच्चे थे, सिर्फ शहीदों के दोस्त थे। नो मीडिया, नो कवरेज, नथिंग। यहां पर भी हमारे शहीदों को गुमनाम ही रखा गया। अरे डिप्लोमेसी की हद होती है, कम से कम अपने देश को तो बख्श दो, सैनिकों को तो बख्श दो कम से कम। लेकिन लास्ट में अभी बहुत सारे आर्मी वाले जो ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्होंने पिटीशन डाली, जिन्होंने प्रेशर डाला कि भैया क्यों सीक्रेट रखना चाह रहे हो आप इन सब चीजों को। तब यहां केंद्र सरकार ने अभी डिसाइड किया 2025 में, कब 25 नवंबर को डिसाइड किया, और 26 नवंबर को बकायदा इज्जत मान सम्मान देते हुए उन शहीदों को शहादत का दर्जा दिया है। तो 35 साल लग गए हमारे अपने ही देश में सैनिकों को शहादत का दर्जा पाने में। मुझे नहीं लगता कितना लंबा समय लगना चाहिए था। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे सैनिक ही हैं, सोल्जर्स ही हैं, क्योंकि सैनिक जब तक सुरक्षित हैं, सैनिकों को जब तक सम्मान मिल रहा है, तब तक सैनिक सरहदों पे लड़ रहे हैं। अगर उनका मनोबल टूटा तो कहीं ना कहीं सैनिक नहीं, हमारा भारत कमजोर होगा। जय हिंद।